सर आप जब तैयारी करने आए थे तो क्या सोच के यूपीएससी में आए थे? नौकरी की खोज में आए थे। अब नौकरी यूपीएससी से शुरू हो, रेलवे के गैंगमैन तक जहाँ लग जाए, यही लक्ष्य था। सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपने उसमें डिफरेंट समस्याओं को एड्रेस किया था बुक में। हम किताब में कहानी लिख रहे हैं तो हम अपनी दुनिया जो हमने ऑब्जर्व किया लिखा। अब क्या पता कि जो जितने लोग अभी मुखर्जी नगर में सबके सब गंभीर हैं। और यूपीएससी की तैयारी ऐसी या कोई भी तैयारी ऐसी कि अगर हम आज अगंभीर हैं, मजाक में ले रहे हैं और अभी से गंभीर हो गए तो अभी से दुनिया बदल सकती। दिल्ली जो आए उसको कोचिंग एक सुरक्षित कक्षा दे, साफ पानी दे, हवा दे, लाइट दे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ हैं नीलोत्पल मृणाल सर, जिनको आप सभी अच्छे से जानते होंगे। सर ने 3 किताबें लिखी हैं अभी तक, जो कि डार्क हॉर्स काफ़ी पॉपुलर है, जो कि यूपीएससी की ही एस्पिरेंट्स की जर्नी के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे से सर ने दर्शाया है दिल्ली की लाइफ, मुखर्जी नगर की लाइफ, और चाहे तो उनके सक्सेस तक की जर्नी हो। और साथ ही सर का औघड़ है और यार जादूगर। सर से आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। और अभी जैसे आपने हाल ही में देखा, इतना भारी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी अलग अलग प्रकार के डाउट्स भी चल रहे हैं। सो आज हम सर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत धन्यवाद आपका भाई। सर सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कब मुखर्जी नगर में आए थे? मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। झारखंड से पढ़ाई लिखाई मेरी हुई और उसके बाद फिर मैं मुखर्जी नगर करीब 2008-9 में आया था। तो यही है। और फिर वहाँ पर हमने भी तैयारी की, बहुत साल वहाँ भी गुजारे, जैसे सामान्य तौर पर लोग गुजारते हैं उसी तरीके से। जी ओके, सो आपने कितने अटैम्प्ट्स वगैरह दिए सर? अटैम्प्ट सारे दिए थे। हम लोग जब अटैम्प्ट दे रहे थे उस वक्त 4 अटैम्प्ट थे और 2 अटैम्प्ट हमने अपनी लड़ाई लड़के ली। पहले 4 थे, फिर 2 हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद वो 2 अटैम्प्ट हम लोग को मिले, जिसमें एक अटैम्प्ट ख़राब किया आंदोलन के दौरान, विरोध किया था। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाके वही जो 2013 में आंदोलन चल रहा था वो नहीं, वो तो उस 2013 में जो अटैम्प्ट का आंदोलन था उस दौरान तो अटैम्प्ट मिल गई। फिर हम लोगों ने जब सीसेट का आंदोलन किया तो उसके दौरान मैंने एक अटैम्प्ट अपना ख़राब इस तरीके से किया कि सेंटर पे जाके कॉपी फाड़ना और जो विरोध करना कि हम सीसेट के ख़िलाफ़ हैं। तो 15 में वो एग्ज़ाम नहीं दिया हम लोगों ने आंदोलन के दौरान, 14 में तो वो एक अटैम्प्ट ख़राब किया, तो 5 दिए। ओके सर, आप मूल रूप से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लेकर आपने किताब लिखी है और हिंदी मीडियम के ही वजह से आप ज़्यादा जाने जाते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं आपको सर। सो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे तैयारी करने आते हैं तो वो जनरली मुखर्जी नगर ही देखते हैं कि मुखर्जी नगर आकर ही तैयारी की जा सकती है। सो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो दिल्ली आएँ या फिर अब घर पे रहकर भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो हर छात्र का अपना निर्णय होता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मुखर्जी नगर आना बुरा है, यहाँ पढ़ना बुरा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि घर से हर व्यक्ति तैयारी कर ही लेता है और हर व्यक्ति को घर से ही तैयारी करना चाहिए। ये कोई सेट फार्मूला नहीं है और ये कोई तय मानक नहीं है। जिसको जहाँ पर जो सुविधा समझ में आती है, जिसको जिस तरह से आसान चीज़ें लगती हैं और जो जिस चीज़ों का वहन कर सकता है कि भाई वो दिल्ली में रह सकता है, आता है, तो वो करता है। कुछ लोग घर से भी तैयारी करते हैं। परिणाम जहाँ तक निकल के आ रहे हैं उसका मुखर्जी नगर और घर के बीच का अंतर अब मिट रहा है। कई छात्र ऐसे जो टॉपर्स हैं और घर से भी तैयारी करके हो रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं। जी, आप तो लगातार स्टूडेंट्स के संपर्क में रहते ही हैं सर। फ्रेंड्स, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इंडिया में लाखों एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि वो बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करे। लास्ट ईयर 2023 में करीब 10 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था एसबीआई पीओ के लिए। काफ़ी एप्लीकेंट्स ए नंबर देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल है तो यू कैन एस दिस एग्जाम्स। बस आपको अपने एक्यूरेसी और स्पीड पर काम करना है। दिस इज वेयर द न्यू बैंकिंग सीरीज बाय पियर्सन एंड ब्रांडा रेस कैन हेल्प यू टू क्रैक एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ बैंक एग्जामिनेशन। इस सीरीज में आपको मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यू ऑफ 2023, साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं इसमें फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, और तो और आपको मिलेगा पियर्सन ई लाइब्रेरी का ऑनलाइन एक्सेस, जिसमें कि आप डेली करंट अफेयर्स को कहीं भी कभी भी कवर कर सकते हैं, और एडिशनल मॉक टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे। साथ ही आप मेरा कोड पीवी लॉन्च 05 यूज करें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एक्सप्लोर करें एंड बुक्स बाय करें और अपने बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करें।
उस टाइम से और अब के टाइम में देखा जाए तो कितना चेंजेस आए, चाहे वो स्टूडेंट्स के पढ़ने के तरीके में हो या फिर इन्वायरमेंट में हो, चाहे सिलेक्शन की बात करें या कंपटीशन की? नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको इतना छोटे में समेटना मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि तब और अब में एक जो अंतर जो दिखता है, जिसको ऑब्जेक्टिविटी के तौर पर किसी भी चीज़ों को देखना होगा ना, तैयारी करने का तरीका सबका अलग होता होगा, सबके साथ अलग संघर्ष होते होंगे, तो उसको तो डिफाइन नहीं किया सकता एक प्रश्न के उत्तर में। लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी देखना ये होगा कि पहले का परिणाम आता था हिंदी मीडियम का, अब नहीं आ रहा है जी। अब मैं कहूँ कि शून्य है, लगभग नगण्य है हिंदी मीडियम का रिजल्ट। ये कहिए कि 10 साल पहले तक रिजल्ट आता था हिंदी मीडियम से, उसमें भी मुखर्जी नगर से आता था, अब वो नहीं आता है। ये सबसे बड़ा क्या रीज़न लगता है आपको नहीं आता? एक रीज़न ये तो ज़्यादा बेहतर विद्यार्थी बता पाएंगे जो अब तैयारी कर रहे हैं, उससे भी बेहतर हमें लगता है कोचिंग वाले बता पाएंगे जो कह तो रहे हैं कि रिजल्ट हम दे देंगे या आता है लेकिन आता नहीं है, तो मुझे लगता है वो बेहतर बता पाएंगे। किताबें उसी तरह की हैं, लड़कों में ललक उसी तरह की होगी, तो फिर क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है? इस पर मैं यहाँ बैठ के जो 10 साल पहले मैं तैयारी करता था और मैं बैठ के यहाँ अगर ज्ञान दूँ कि इस कारण से नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं पता ना कि छात्र कैसे पढ़ रहे हैं और शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ। मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ ये हो रहा है, ये दिख रहा है। जी सर। सर आप जब तैयारी करने आए थे तो क्या सोच के यूपीएससी में आए थे कि आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं इसलिए यूपीएससी का ट्रेंड चलता है कि हाँ तैयारी करना चाहिए, अगर मिडिल क्लास से हैं तो बड़ा करने के नाम पे सिर्फ यूपीएससी ही होता है? नहीं, और क्या करते बताइए आप? ग्रेजुएट करने का हम लोग क्या करते? हम क्रिकेट तो खेल नहीं रहे थे कि आईपीएल के लिए कोशिश करते। हमारे यहाँ कोई वानखेड़े स्टेडियम भी नहीं है पटना में, तो रांची में कोई ऐसा नहीं है, समुद्र का किनारा भी नहीं है कि हम वहाँ लक्ष्मी मित्तल बनने का सोचते, अंबानी बनने का सोचते। हम हरियाणा में भी होते तो हम कुश्ती लड़ते। हम करते क्या यूपी बिहार इसलिए नहीं सोचता है कि हमको आईएएस ही बनना है, उसको और विकल्प बताइए ना क्या करें। नहीं सर, आजकल तो देखा जाए तो विकल्प तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। आजकल नहीं, मैं जब आपने मुझसे हाँ, पूछा कि मतलब मैं आजकल के सिनेरियो से जानना चाह रहा हूँ। मैं जब आया था, हाँ, वो प्रश्न दूसरा हो गया। हाँ, मैं जब आया था मेरे पास और पढ़ने लिखने के लड़कों के पास और क्या विकल्प हो सकता है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी सर। उनको तभी तो अब यूट्यूब चैनल भी बनाने नहीं बोल सकते थे ना। जी। तो खेलने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, कोई बॉलीवुड का ऐसा उदाहरण था नहीं कि आप फिल्मों में चले जाओ। हमारे यहाँ कोई एनएसडी नहीं है जो हम वहाँ वो करते, ठीक है। और ये चाय पकौड़ा बेचो, ये अभी आया है कि इससे भी बड़ा आदमी और बड़ा सम्मानजनक जीवन हो जाता है। ये तो अब आया है मार्केट में, जो अलग अलग तरीके से लोग कन्विंस कर रहे हैं, है ना। सारे मोटिवेशनल स्पीकर अभी आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर मार्केट में, जो कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता, फीस दो यूपीएससी का, बेचो पकौड़ा। ये सब तो अभी आया मार्केट में, हमारे टाइम में था नहीं। तो हमको करना था यही नौकरी की खोज में आए थे। अब नौकरी यूपीएससी से शुरू हो, रेलवे के गैंगमैन तक जहाँ लग जाए, यही लक्ष्य था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ओके सर, स्टूडेंट्स को क्या सोच के तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? जनरली हर लोगों का सपना होता है कि हम ऑफिसर बन के ये चीज़ें कर देंगे, हमारे पास डिफरेंट पावर्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली आपका माइंडसेट या फिर आपका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या सोच के करना चाहिए? ये देखिए, नौकरी करने के बाद कोई क्या सोच के नौकरी करने को आता है और नौकरी लग जाने के बाद क्या करेगा, इस बात पर वो बात है। हाँ। ये कुछ ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मैं दूंगा तो या तो हास्यास्पद लगेगा या क्या बोलते हैं उसको ओवर रिएक्ट करना लगेगा कि भाई तू क्यों बोल रहा है। क्योंकि आप जब वीडियो डालेगा नीचे कमेंट सेक्शन भी रहता है जी, तो सब कहेगा भाई इससे क्यों पूछ रहा है, ये क्यों बताया कि नौकरी क्यों है। हर आदमी यही सोच के आता होगा ना, सेवा करनी है। ये लोग इंटरव्यू बोर्ड में भी बोलते हैं हम सेवा कर। आप बहुत डेमो इंटरव्यू देखते हैं ना, आजकल यूट्यूब पर चलता है डेमो इंटरव्यू का, मॉक इंटरव्यू जो डेमो होता है, नकली इंटरव्यू जो बोर्ड बैठ के, उसमें आप देखते होंगे हर लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यही सोच के आते होंगे, देश की सेवा करना, और क्या सोचते होंगे। राइट सर, अब वो ये बताएंगे तो नहीं आपको ना कि नहीं पावर चाहिए, उसका उपभोग करना है, पैसा कमाना है, ये बोल के कौन आता है नौकरी करने। सर आपने जो अपनी डार्क हॉर्स लिखी थी उसमें स्टार्टिंग में ही रूम से रिलेटेड समस्या का जिक्र था। वो एक लड़का आता है, वो रूम कहीं गलत जगह ले लेता है, फिर उसको दूसरी जगह। तो सर अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो उस टाइम पे आपने उस चीज़ का जिक्र किया कि वो प्रॉब्लम उस टाइम से भी चल रही है और कहीं ना कहीं अब और समस्या उस रूम को लेकर, क्योंकि अब स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को क्या? हाँ, ये समस्या तब भी थी, लेकिन तब इतने भयावह रूप में नहीं थी। 10 साल बाद और बिल्डिंग जर्जर हो गई है, 10 साल बाद भीड़ और बढ़ गई है,
10 साल बाद पैसा और बढ़ गया है, किराया और बढ़ गया है, 10 साल बाद चीज़ें और महंगी हो गई हैं, है ना। अब एक एक कमरे में जहाँ पहले 2 लड़के रह लेते थे, वहाँ 4 लड़के ठूसे जा रहे हैं। अब कहाँ रहेंगे, रहना उतना, कमरा तो उतना ही है, रहना उसी में, और पैसा इतना बढ़ गया है। एक एक बेड अब किचन में, मुखर्जी नगर में तो 10 साल पहले भी किचन में बेड लगा के रहते थे लड़के, और उसका कीमत 10,000 7,000 तब था, अब तो 20,000 होगा मुझे लगता है। मुखर्जी नगर में रहने के लिए प्रॉपर 20,000 25,000 किराया चाहिए अब, और अपना रूम लेके तो पता नहीं है कितना, 25 से ज़्यादा ही होगा, 30 होगा। तो ये समस्या तब भी थी, लेकिन तब एक चीज़ अच्छी ये थी कि तब शिक्षक जो होते थे ना, वो अभिभावक की तरह होते थे, पिता की तरह होते थे। कई शिक्षक ये कहते थे कि अगर तुमको पैसे की दिक्कत है, तुमने 6 महीना कोचिंग कर लिया, तो तुम वापस चले जाओ इलाहाबाद पटना में फिर पढ़ना। वहीं अगर घर नहीं जाना चाहते हो तो इलाहाबाद पटना में कमरा लेके पढ़ लेना, और जब भी कोई ज़रूरत होगी मुझे फ़ोन करना, या कभी आ जाना। कई टीचर तो ऐसे थे जो ये भी कहते थे कई विद्यार्थियों से कि तुम जब आओगे बीच में, अगर तुमने पीटी कर लिया, मेंस के लिए आओगे, तो हम रहने की व्यवस्था करवा देंगे। मेंस अगर कर लियो, इंटरव्यू देना है, 5 दिन मौक लेना है, तो हमारे यहाँ आके रह लो। वो इस तरह का माहौल था, बड़ा ये वो घरेलू और पारिवारिक माहौल में मुखर्जी नगर में लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे। ये बात आपको यकीन नहीं होगा कि आज से 10 साल पहले जो शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे, वो एक अभिभावक थे, एक पिता थे, एक भाई थे। बाजार ने उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा रहा, जो इस पर हम अभी बोल रहे थे कि कमरे की समस्या, तो कमरे की समस्या तब थी, लेकिन इतनी भयावह नहीं थी, और तभी छात्र बड़ा संगठित तरीके से भी थोड़ा रहते थे। एक इमोशन था छात्रों के बीच में, तो मकान मालिकों को लगता था कि भाई थोड़ा मकान मालिकों पर दबाव था, मनमाना करने से थोड़ा बचते थे। जी सर। हम लोगों ने ही 2-3 आंदोलन खड़ा किया वहाँ मुखर्जी नगर की सड़क पर, तो वो दिखता था ना वहाँ के मकान मालिकों को कि कुछ भी होगा लड़कों के साथ तो लड़के जमा हो जाएंगे, जुट जाएंगे, तो इस कारण से थोड़ा समस्या कम थी। ओके सर, अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट्स थे, उनकी जान भी चली गई है, तो इस सिनेरियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर छाती पीटा जा सकता है, रोना है, अफसोस प्रकट करिए, दुख प्रकट करिए, और दांत किटकिटा के यही कहिए कि एक ऐसा दिन आ गया कि छात्र जो है अपनी कक्षा में सुरक्षित तौर पर पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है। पढ़ के रिजल्ट देना तो अलग बात है, पहले एक सुरक्षित कक्षा में बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकता, तो ये तो मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सो मोटिवेशनल स्पीकर से जो स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का ही तो नुकसान हो रहा है इसमें। हो रहा है ना नुकसान, और ऑब्वियसली जो कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सिलेक्शन तो लिमिटेड सीट है उतना ही होगा, तो स्टूडेंट्स को बाकी भी ऑप्शन, जैसे आप बता रहे कि उस टाइम नहीं, बाकी भी ऑप्शन रखना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ कोचिंग करने आए हैं पैसा दे के, तो आप स्टूडेंट्स को ये नहीं कह सकते कि कोचिंग के दौरान बाकी ऑप्शन पर ध्यान दो। भाई यूपीएससी की परीक्षा बहुत फोकस्ड तैयारी है, आप उन 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल में फिर दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि प्लान बी जो है वो छात्र का मसला है, प्लान बी कोचिंग का मसला नहीं है। कोचिंग ने प्लान ए के लिए पैसे लिए मुझसे, उनको कक्षा में सारा मेहनत प्लान ए पे करना है, मेरे लिए प्लान बी हम समझेंगे। आपने पैसा प्लान ए का लिया है, तो अगर कोचिंग के अंदर कोई शिक्षक आपको बताने लगे कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ कर लेना, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ कर लेना, पढ़ाई के दौरान जब आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए, तब तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे शिक्षक अभिभावक की तरह खड़े रहते थे और बोलते थे, अच्छा यूपीएससी नहीं हुआ, चलो पीसीएस में लगो, अच्छा पीसीएस नहीं हुआ, चलो तुम में कुछ आर्ट है, तुम फिल्मों में चले जाओ, तुम गाना गाने लगो, तुम पत्रकारिता में चले जाओ। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें थी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई के दौरान जहाँ पर आपने बिना 1 रुपया छोड़े आईएएस बनाने की कोचिंग में दाखिला दिलवाया है विद्यार्थी को, वहाँ उसको हरदम आप मोटिवेट करिए कि इसी तैयारी को करते रहें। राइट सर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपने उसमें डिफरेंट समस्याओं को एड्रेस किया था बुक में, और जबकि इसमें अब कुछ स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं वो ये मान के चलते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, ऑल्दो सब अपने आप को सीरियस ही मानते हैं कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम 100% दे रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में ये सोचते हैं कि यार ये जो भीड़ है ना, ये सब मज़े करने के लिए आई हुई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने किताब में डिफरेंट एंगल से दिखाया है कि स्टूडेंट्स हम किसी भी विद्यार्थी की गंभीरता या उसके नॉन सीरियसनेस को कैसे जज कर सकते हैं। हम किताब में कहानी लिख रहे हैं तो हम अपनी दुनिया जो हमने ऑब्जर्व किया लिखा। अब क्या पता कि जो जितने लोग अभी मुखर्जी नगर में सब के सब गंभीर हैं, मैं किसके बारे में कह दूं कि वो लड़का अगंभीर है, मैं किसी से नहीं मिला हूँ। तो इसका जजमेंट देना हम लोग काम नहीं है। हालांकि आज के टाइम में पॉडकास्ट और इंटरव्यू लोग इतना देते हैं कि उस जोश और जुनून में वो बोल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है। जैसे आपने कुछ उत्तर पूछा, प्रश्न पूछा, अब कुछ ना कुछ मुझे उत्तर तो देना है, तो मैं दे दूं,
मैं ऐसा करने से बचना चाहूँगा। मैं कैसे जजमेंट दे दूँ कि वहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें आधे गंभीर हैं, आधे अगंभीर हैं, आधे मजाक करने आए हैं। ओके, मुझे क्या पता। अच्छा चलिए, उसमें से कौन ले आएगा ओलंपिक से गोल्ड मेडल, हमें क्या पता। जी सर। यही तो मैंने डार्क हॉर्स में लिखा है कि हाँ। आप जिसको सबसे नॉन सीरियस समझ रहे हैं, आप जिसको सबसे कमजोर समझ रहे हैं, वही इस रेस में जीत जाता है। तो जिस आदमी ने डार्क हॉर्स लिखा है, जिसके पूरे लेखन का थीम यही है कि किसी को कमजोर मत समझो, और यूपीएससी की तैयारी ऐसी या कोई भी तैयारी ऐसी कि अगर हम आज अगंभीर हैं, मजाक में ले रहे हैं और अभी से गंभीर हो गए तो अभी से दुनिया बदल सकती है। तो जो भी विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है वो चाहे अभी चाय दुकान पर चाय पी के गप झाड़ रहा हो, लेकिन अगर अभी वो कमरे पर जाकर अभी से तैयारी शुरू कर दे तो क्या पता 2 साल के बाद वही लड़का टॉपर बन के निकले। इसलिए किसी के बारे में जजमेंट नहीं दे सकता। ओके, जैसे हमने स्टार्टिंग की समस्याओं को एड्रेस किया था कि इस तरीके की घटना हुई है, अब आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि स्टूडेंट्स दिल्ली, पेरेंट्स जनरली नहीं सजेस्ट करेंगे अगर ऑनलाइन में पढ़ाई हो जा रही है तो दिल्ली आना चाहिए। जो एक्सपोजर जो आपने देखा है, फील किया है अपनी तैयारी के टाइम पे, ऑब्वियसली अभी भी वो सेम चीज़ें हैं, जबकि और ज़्यादा बढ़ भी गई होंगी एक्सपोजर वाइज। देखिए, इस घटना ने ना बहुत कुछ घालमेल कर दिया है चीज़ों का। अब जैसे एक घटना हो गई तो अब ये सोचना कि अब दिल्ली ही ना आओ, दिल्ली उतरते जान चला जाएगा, ये भी बात सही नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब दिल्ली जो आए उसको कोचिंग एक सुरक्षित कक्षा दे, साफ पानी दे, हवा दे, लाइट दे, एक बात। दूसरी बात है कि हिंदी मीडियम का भी कोचिंग से रिजल्ट का ऑडिट क्यों नहीं करता है? ये तो अभी भाई इतना पैसा है कोचिंग वालों के पास कि वो अच्छा कमरा बना के दे देंगे। वो तो थोड़े बाजारू हो गए हैं, ज़्यादा बाजारू हो गए, इसलिए सब घटनाएं हो रही है कि ठूस दो। उनके पास इतना पैसा, वो कैंपस बना सकते हैं। अरबों रुपया कमाया है कोचिंग ने। और कॉर्पोरेट जब से आ गया कोचिंग में, अब तो कोचिंग का कैंपस खुलेगा। हाँ। लेकिन इस पूरी घटना में देखिए कोचिंग क्या बता रहा है। कोचिंग आपको क्या बोल रहा है कि हम रिजल्ट देंगे, ये बहस खत्म हो गया। इस घटना के बाद हम तुम्हें जान की सुरक्षा देंगे, ये बहस आ गया है। दुर्भाग्य देखिए हिंदी मीडियम का, अभी तक रिजल्ट के लिए लड़ रहा था, अब जान बचाने को लड़ेगा। सर, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने में, ऐसा तो कोई है नहीं कि इंग्लिश वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट सर एक जो एक्सपोजर वाइज चीज़ें होती हैं, तो आपको लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, फिर वो पीछे रहते हैं, और यही रीज़न भी रहता हो कि उनका सिलेक्शन रेशियो कम हो? नहीं, फीस कम ज़्यादा है क्या इंग्लिश मीडियम और नहीं, फीस नहीं सर, एक्सपोजर। जैसे मैं एक्सपोजर पर नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ फीस जो कोचिंग तो सर बराबर है। हाँ, ज़्यादा ही है कोचिंग से क्यों नहीं पूछते हैं? हैं? जब भी कोई टीचर बैठता है पॉडकास्ट में, उससे आप लोग ये बात क्यों नहीं पूछते हैं? ये बात कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी क्यों बताएगा? ये कोई तीसरा आदमी क्यों बताएगा इसके बारे में, और कैसे बता देगा? क्वालिटी कहाँ कमजोर हो रहा है? ये दायित्व तो उसका है ना जो 3 लाख रुपया ले रहा है। ये क्वालिटी के लिए तो 3 लाख रुपया ले रहा है, नहीं सुरक्षित छत देने के लिए 3 लाख रुपया ले रहा है। अब से ये बहस होगी, और इसका जवाब, क्वालिटी खराब होगा, इसका जवाब कौन देगा? एक लेखक और एक आम आदमी। क्रिकेटर से पूछिएगा ये सब बात आप। ये बात तो कोचिंग के टीचर से पूछना है। पूछा है? कहाँ पूछा? हमको अभी तक कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं दिखा है जिसमें टीचर को बिठा के उसको ये चुनौती दिया जाए कि कहाँ है रिजल्ट आपका, जरा दिखाइए तो सर, इतना पैसा लेते हैं। ये तो खैर कोई नहीं कर सकते हैं ना। तो हमसे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट में कैसे क्वालिटी में गिरावट हिंदी मीडियम का आ गया। भाई हिंदी मीडियम में जो क्षमता है ना, उसको सोख लिया है कोचिंग ने। 10 साल 20 साल पुराने नोट्स देखे, 10 साल 20 साल का तरीका, पढ़ाने का तरीका देखे, और आधा जो बचा मनोरंजन में चला गया कक्षा में। ठीक है सर, जैसे कि अरे हमने टीवी पर एक शिक्षक को सुना, वो कट्टा फट्टा ला रहा था, मैं नाम क्या लूँगा, वो कहानी सुना था। मैं सिनेमा हॉल में जब गोली चलाने लगा तो आधा घंटा गोली चला, जैसे लगता है वो सीरिया के बॉर्डर पे पढ़ा रहा था। ऐसी बातें करता है। मतलब आप सोचिए कि पत्रकार ने नहीं टोका ना इस बात पर। अगर कोई भी रीढ़ वाला पत्रकार होगा, ये नहीं बोलेगा सर आप मेंटली आप लगता है डिस्टर्ब हो गए, आप या तो पानी पीजिए, जो टेबलेट आप खाते हैं रेगुलर आप बोलिए, हम मंगा देते हैं, लेकिन आप स्थिर हो जाइए, अब क्या पके जा रहे हैं। लेकिन बोला पत्रकार ने, किसी ने, वो आदमी रोज रील में अंड का बंड बोलता है। किसी ने उसको कहा कि सर कूल हो जाइए, सर अपने पर विचार कीजिए, अपने वीडियो देखिए, मानसिक रूप से स्थिर हो जाइए, आपके भरोसे लाखों लोग आ रहे हैं तैयारी करने। लेकिन नहीं, सवाल किससे पूछ रहे हैं? अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों क्वालिटी डाउन हो गया, क्या मुखर्जी नगर रहने लायक है, क्या शिक्षक की जिम्मेदारियाँ। ये बात शिक्षक बताएंगे बॉस, कोचिंग बताएगा। जी सर। पहले तो दुर्भाग्य ये है कि देश में पढ़ाने का जिम्मा सरकार का होना चाहिए ना, लेकिन अब कोचिंग ने जिम्मा ले लिया। तो कोचिंग ने जिम्मा लेने के बदले आपसे फीस लिया, लेकिन फिर भी हम कोचिंग की जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं, न सुरक्षा के लिहाज से न रिजल्ट के लिहाज से। किसी को ईश्वर बना दीजिए, किसी को जोकर बना दीजिए, किसी को मनोरंजक बना दीजिए, यही चल रहा है। ठीक है, अगर हमें स्कूल ने अच्छे पढ़ाया होता, विश्वविद्यालय ने अच्छे से पढ़ाया होता, तो ये कोचिंग नाम की
आइटम का जन्म ही नहीं होता। लेकिन अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो विश्वविद्यालय की परीक्षा हम सुधारने और उसकी पढ़ाई सुधारने में तो हम लोग को नहीं लगना है, तो सरकार का काम है, लगेगी तो लगे। तो कोचिंग को तो आप सुधार सकते हैं ना, क्योंकि आपने उसको पे किया है, तो उनसे ये सब सवाल पूछिए। आप लोग का भी काम है, आप लोग युवा हैं, आप लोग कैमरा लगाइए टीचर के पास, और हर उस बड़े टीचर के पास जिनके नाम का ये हल्ला कि ये रिजल्ट दे रहे हैं, उसको बताइए कि आप कहाँ गया रिजल्ट। इक्का दुक्का फोटो चमकाने से नहीं होगा ना बॉस। सर आजकल ऐसा भी देखा जाता है ना, जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है उनको अपनी कोचिंग में रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, साथ ही उनको रहने खाने की भी व्यवस्था दी जाती है, लाइब्रेरी दी जाती है। अब ऑब्वियसली जो प्रीलिम्स निकाला है तो पढ़ने में ठीक ठाक ही स्टूडेंट होगा, फिर बाद में वो रिजल्ट अपना दिखा देंगे, तो इससे स्टूडेंट्स तो गुमराह होते ही नहीं वाले। ठीक है, अगर इतना भी कोई कोचिंग कर दे, मुझे तो इतना भी नहीं दिखता है। नहीं करने लगे आजकल। तो हिंदी मीडियम का इस साल का रिजल्ट कितना है? इस साल का तो काफ़ी कम ही है सर। कितना संख्या बताइए लोगों को? ठीक है, अराउंड ही है सर। कितने में? अब सर ये तो लाखों सीट में। नहीं, सीट कितने सीट के लिए? 1000 अराउंड थे सर। मान लीजिए 1200 या 1100 सीट था, 1067 या कुछ था, तो सोचिए 1000 मान लीजिए, 1000 में कितने? 40 हिंदी मीडियम। अब 40 में भी कोचिंग के कितने होंगे? कोचिंग के ही तो सारे मान के चलते हैं। क्यों मान के चलेंगे? 40 में 40 कोचिंग से पढ़े हैं। ऐसा ही होता है। नहीं ऐसा नहीं। स्टूडेंट्स से ये बोलते हैं कि हमने कोचिंग नहीं करी, ऐसा होता है ना सर। किसी ने किसी का मटेरियल पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज ले ली, ऐसे करके। वो तो दुनिया में कोई भी घूमेगा तो अब इंटरनेट पर सब चीज फेंक के रखे हैं, तो कहीं तो कुछ पढ़ेगा ही। मेरा ये कहना है कि चलो 40 कोचिंग, 40 मुखर्जी नगर से हुए हैं, एक ही कोचिंग से हो गए? नहीं सर। तो फिर तो कुछ लोग तो सेल्फ स्टडी करके घर से। फिर तो यही तो मैं पूछ रहा था। आजकल तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं जो घर पे ही रहे हैं, दिल्ली आए भी नहीं है। कैमरा में इस बात को बताइए ना, यही तो गुमराह कहाँ से नहीं होगा। यही बात तो गुमराह जो हो रहा है उसको ये बात बताइए कि 1000 में 40 हिंदी मीडियम, 40 में 40 किसी एक कोचिंग से नहीं, पूरे भारत के हिंदी मीडियम से 40 छात्र, उसमें से कई लोग घर पे तैयारी करने वाले और कई लोग देश के अन्य अन्य शहरों से तैयारी करने वाले। तो उसमें से मुखर्जी नगर का रेशियो क्या निकलेगा? 1000 में 10, चलो 15 में भी कई कोचिंग होंगे जो दावा कर रहे होंगे मेरे यहाँ से निकला, तो क्या रेशियो निकलेगा? सोचिए। काफी कम नहीं, 7, 8, 9, हाँ वही, 4, 5, 6। अच्छा, तो 4 विद्यार्थी सेलेक्ट करा के अरबों खरबों का जो कारोबार खड़ा हुआ है वो जिम्मेदार नहीं है। वो सिर्फ इसलिए सुंदर है कि सुंदर दिखे, सुंदर बोले, अच्छी बातें करे। तो ये तो ही ऑडिट तो छात्रों को और आप लोगों को वहाँ करना चाहिए ना। जी सर, तब ना गुमराह नहीं होगा। एक अभी भैया हैं पुष्पेंद्र भैया, उन्होंने 73 प्रीलिम्स लिखे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को मिलाकर। तो धैर्य की लेकर मैं पूछना चाह रहा था कि कितने टाइम तक इसमें डिसिप्लिन बनाकर रहना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार। उन्होंने ये आंसर दिया था कि मेरा मेंस हो जाता था, कई बार मैं इंटरव्यू के लिए चला जाता था तो लगता था कि थोड़ा सा कमी हो रही है, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार होते होते इतने साल निकल गए। देखिए, आप पुष्पेंद्र जी का नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको लगा एक अपवाद है। ऐसा और भी कई छात्र मिले क्या आपको? 43 में देने वाले नहीं मिले ना। तो एक अपवाद को आप मानक मत बना दीजिए मुखर्जी नगर के। धैर्य की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना भी धैर्य नहीं, वो उनका निर्णय है, वो अभी भी लगे हुए हैं। और मेरी शुभकामना है कि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, वो उनका है। और क्योंकि वो अगर 43 मेंस दे के गए हैं, आईएएस के इंटरव्यू दिए, तो उन्हें कहीं भी कोई कंपनी में भी जाएंगे तो उनको सीधे नौकरी मिल जाएगी और एक अच्छा जीवन वो जी सकते हैं। लेकिन उनका अगर किसी व्यक्ति ने कुछ सोचा है, किसी ने कुछ दृढ़ संकल्प लिया है, तो उसको चुनौती देना ठीक नहीं है। उनका निर्णय होगा कि वो यही करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 43 मेंस लिखे। और क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो बात जो उनको पढ़ा रहे थे वो समझ पाएंगे या वो खुद समझ पाएंगे। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मैं जान नहीं रहा हूँ और मैं उनके बारे में बोल दूँ, है ना। मैं उस तरह के गैर जिम्मेदार शिक्षक की तरह नहीं बोलूँगा जो टीवी बोल रहा है तुम 2019 से तैयारी करता है, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इस तरह की सनकी वाली बातें नहीं बोला जा सकता। जी बिल्कुल, उन्होंने अपना जो भी किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें धैर्य तो थोड़ा रखना पड़ता है। लेकिन यही है कि 2-3 साल इसमें काफ़ी है। अब हालांकि मैं भी वहाँ 7-8 साल रहा, मेरा भी जब नहीं हुआ तो मैंने भी उतना वक्त वहाँ गुजारा। लेकिन मैंने इसलिए गुजारा कि मुझे और समझ में नहीं आता कि विकल्प क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई विकल्प है तो आप 2-3 साल के बाद निकल सकते हैं वहाँ से। ओके, काफ़ी समय होता है 3 साल मेरे ख्याल से काफ़ी समय होता है। सर जनरली स्टूडेंट्स अपने पैशन को छोड़कर यूपीएससी में लग जाते हैं। कई तो ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो कि अच्छी आईटी कंपनीज़ में जॉब कर रहे थे, इवन इतना पैकेज ले रहे थे कि शायद यूपीएससी में पूरा उम्र नौकरी कर लेंगे तब जाके उतना कमा पाएंगे। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं करे, ये देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा, सर्वश्रेष्ठ सेवा है, तो इसका रुतबा और या इसको करने की संतुष्टि को आप पैसे से नहीं तौल सकते ना, इसलिए वो आते होंगे जी। उनके मन में जज्बा रहता होगा कि हम देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में सर्विस दें, लोगों के लिए कुछ कर सकें, तो इसको पैसा से नहीं तौल सकते। ओके। या उनकी निष्ठा को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये यहाँ क्यों आए, नहीं आए, यही बात है। वो आते हैं तो उनका चयन है, वो चाहते हैं कि हम यूपीएससी के थ्रू जाके देश के लिए कुछ करें, ओके। कुछ बेहतर है। राइट सर, जैसे कि आप यूपीएससी कर रहे थे, लेकिन अब आप इतने प्रसिद्ध राइटर हैं, ऑथर हैं सर, तो अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर आप ऑफिसर होते और एक राइटर में, दोनों में क्या आप चुनना चाहेंगे, क्योंकि आप आज एक सक्सेसफुल राइटर। मेरे पास विकल्प चुनने का हो तो मैं इसके बारे में सोचूं। ये मैंने चुना नहीं है, जैसे मेरा नहीं हुआ, ये बात मैं सीधे कर रहा हूँ भाई, मैं फेल हो गया भाई, मेरा नहीं हुआ जी। और मैं जिस काम में पास हो रहा हूँ मैं उसको बड़े आनंद के साथ कर रहा हूँ। जैसे कई बार सर पता नहीं होता एग्जैक्टली हम चाहते क्या अपनी लाइफ से, और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखकर सोच लेते हैं कि यही लाइफ है और ऐसे ही होना चाहिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाह रहा था मैं। किसी को नहीं पता है, सब कोई मंजिल जिसको जो मिलता है या तो उसी को मंजिल घोषित कर देते हैं, या जिसको जो मिलता है वो उसी की व्याख्या करने लगते हैं। मैंने राइटर बनने का नहीं सोचा था, मैंने बचपन में सरकारी नौकरी के बारे में भी नहीं सोचा था। तो डेस्टिनी कह सकते हैं आपके, अपने आप डिसाइड करते हैं। अरे ये सब बहुत दार्शनिक बातें हैं, ये सब होता नहीं है, ये सब ठीक है। आपको जो दिख रहा है, आप चल रहे हैं एक रास्ते पर और उसी रास्ते पर जो मिला, अगर आप संतुष्ट हैं तो वहीं बैठ गए, नहीं संतुष्ट है तो फिर आगे बढ़िए। यही था। अगर मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मुझे कहीं भी पत्रकारिता में आजकल तो बिना डिग्री के भी नौकरी लग रही है, या जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है वहाँ पर कहीं तो फिट हो ही जाते हैं हम लोग भी, है ना, उसमें से कोई बात नहीं थी। लेकिन नहीं किया, उसको छोड़ के राइटिंग पे आ गया। राइटिंग चल रहा है, नहीं तो कहीं वही मैंने कहा ठेकेदारी कर लेते, कहीं और भी कुछ कर लेते। मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, मेरा मन है कि मैं एक होटल रेस्टोरेंट खोलूँ, तो वो अभी भी मैं खोलूँगा। मेरा मन है भाई, पूंजी वूंजी हो जाए तो थोड़ा बढ़िया, और ऐसा भी नहीं कोई बड़ा रेस्टोरेंट जहाँ पर आए, मैं ऐसा रेस्टोरेंट जो सामान्य लोगों को अच्छी चीज़ें खिला सकूँ, सड़क के लोग जाके छात्र खा सके, तो इस तरह का फ्रेंडली, वो भी दिल्ली बॉम्बे में नहीं। मैं चाहता हूँ मैं छोटे शहर में कहीं जाके खोलूँ, झारखंड के किसी शहर में, बिहार के किसी शहर में। तो अपना मन है, अपनी रुचि है, रुचि बदलती भी है समय के साथ साथ, तो यही चीज़ें हैं। आप हिंदी के राइटर हैं सर, जैसे कि भक्ति काल पूरा भक्ति को लेकर ही लिखा गया है कि भगवान के लोगों में कितना विश्वास होता था और भगवान के लिए समर्पण कितना ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल देखा जाए सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ट्रेंड आ गया है इस यूथ में, आजकल खासकर वो स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा फॉलो करने लग गए हैं। कई लोग तो मतलब ऐसे कि मतलब जैसे होता है ना कि सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान ही देखेंगे करके। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या गाइड करना चाहिए? मैंने एक किताब लिखी है ओघड़, उसमें मैंने लिखा है, या डार्क हॉर्स में एक जगह मैंने लिखा है, डार्क हॉर्स का ही पहला उदाहरण ले लीजिए कि भाई उसमें एक जगह संतोष का जब सिलेक्शन नहीं होता है, उसको किसी ज्योतिष ने कहा था कि तुम सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, तुम्हारे हाथ में शायद नहीं है रेखा, जो भी है तुम्हारी रेखाएं कह रही, तुम नहीं हो पाओगे। तो वो एक दिन स्याही गिरा देता है अपने हाथ में, कहता है कि आज से मेरा हाथ फ्लैट, कोई रेखा से मतलब नहीं, और फिर अपनी तैयारी करता है। एक तो सोच ये भी हो सकती है। ओघड़ में एक जगह मैंने कहा कि जो आदमी जिसके भाग्य में कुछ नहीं है, जिस आदमी के भाग्य में कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैंने खुद को कन्विंस करने के लिए बात कही। ईश्वर तो है, उनकी कृपा रहती है, लेकिन अपना काम भी आपको करते रहना होगा। ईश्वर आपको चावल दे सकता है, लेकिन उसको आंच पर चढ़ा के पकाना आपको होगा, इसीलिए आपका निर्माण किया गया है। अगर ईश्वर ही पका के दे दे तो आपका रहना जरूरी किया है, खाने के लिए ईश्वर ही दे देगा पका के, फिर आप क्यों? आपका जन्म आपको दिया ही ईश्वर ने कहा है, एक्ट करो, जाके भूमिका निभाओ, फंक्शन में आओ। ये भी ईश्वर की कृपा से हो रहा होगा, लेकिन ईश्वर ने कहा है कि तुम फंक्शन के लिए गए हो तो फंक्शन करो ना भाई, यही बात है। ओके सर, लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके अभी और क्या प्रोजेक्ट हैं या फिर बुक्स कौन से आने नई वाली? किताब एक आनी है 2-4 महीने में, कोशिश कर रहा हूँ। युवाओं पर ही आधारित है, युवाओं की ज़िंदगी पर, उनकी सोच पर, उनके नौकरी के संघर्ष पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके और भी सामाजिक जो समझ है उस सबको लेके कहानी बुनी है। 2-4 महीने में कोशिश रहेगी कि आ जाए। टाइटल क्या रखने वाले? वो तो अभी तो नहीं डिस्क्लोज नहीं, अभी थोड़ा तय नहीं है, तय हो जाएगा तो ज़रूर बताएंगे ही। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है या फिर जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते मैं बस अपने एक्सपीरियंस साथियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप दिल्ली या कहीं भी कोचिंग करने को जाएं तो आप कोचिंग में शिक्षक की गुणवत्ता तो देखें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप
कोचिंग का अर्थ समझिए, कोचिंग का अर्थ है पर्सनल गाइडेंस। तो आप देखें कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ पर आप शिक्षक से मिल पाते हैं कि नहीं, अपने प्रश्नों के उत्तर को लेके आप उनके ऑफिस में जाके उससे डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं, एक शिक्षक व्यक्तिगत तौर पे आप पर ध्यान देता है कि नहीं। क्योंकि अगर 700 की भीड़ में आप केवल कॉलेज की तरह अपना कॉपी लेके जाइएगा, मैटर लेके जाइएगा और स्कूल की तरह जाइएगा और घर पे जाके मैटर सॉल्व करिएगा, रंग बिरंगे मैटर लेके आ जाइएगा, तो ये कोचिंग का मतलब नहीं है। कोचिंग का मतलब है पर्सनल गाइडेंस। तो आप अपने शिक्षक को फ़ोन करके उनसे अपनी समस्याओं के बारे में कह सकते हैं कि नहीं, पढ़ने लिखने की समस्याओं के बारे में। रात को बिरात को नहीं कर देना है, कभी मन तभी मत कर देना है, लेकिन एक टाइम देना चाहिए शिक्षक को कि आप इस समय मुझे कॉल कर सकते हैं। तो पर्सनल गाइडेंस अगर आप शिक्षक से ले सकते हैं, उसी कोचिंग में आप एडमिशन लीजिए। सर पर्सनल गाइडेंस तो अब मेंटरशिप नाम दे दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब टीचर जैसे 10-10 हज़ार स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि तो नहीं है, तो फिर आपका रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं है। कोचिंग का मतलब यही है कि 10,000 में नहीं पढ़ना है, रैली में नहीं पढ़ना है। शिक्षक ऐसा 10 बैच बनाए, 50 बैच बनाए, फिर अगर इतनी चुल मची है करोड़ों लोगों का कल्याण करने की, तो आपको यही देखना होगा। पर्सनल गाइडेंस अगर है तो ही कोचिंग। इसके लिए बड़े होर्डिंग बोर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सा दिखने वाला शिक्षक जो प्रचार प्रसार में नहीं है, हो सकता है वो भी आपको पर्सनल गाइडेंस दे दे, एक भाई और पिता की तरह आपके साथ खड़ा रहे, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी होगा। और अगर जो चर्चित शिक्षक हैं, अगर उनके द्वारा आपको सुविधा मिल जाए तो ये तो और भी बेहतर बात है। तो इसीलिए शिक्षक में सेलिब्रिटी नहीं, अपना पिता, अपना अभिभावक, अपना भाई ढूंढिए जो आपको पर्सनल गाइडेंस दे। कोच होने का यही मतलब है, ठीक है। अगर आप कोच से कोचिंग ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सेलिब्रिटी कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो किसी और ऐसे सैकड़ों टीचर हैं जो सेलिब्रिटी हैं। अब तो यूपीएससी के अलावा इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी सेलिब्रिटी टीचर आ गए हैं, तो फिर आप वहाँ तो मुश्किल है। शिक्षक ढूंढिए, उसकी योग्यता पर बहस कम करिए, उनकी मंशा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर उनकी मंशा भाई की तरह आपके साथ रहने की है, अभिभावक की तरह आपको तैयारी करने की है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यही बस कहना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने आई थिंक ऑलमोस्ट आपकी जो पॉइंट्स थे या फिर चीज़ें थी जो डिस्कस की जानी चाहिए थी उनको एड्रेस किया है। थैंक यू, जय हिंद।